प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है आनुवांशिकता और परिवर्तन, जिसको हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, आपकी कक्षा में बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, लेकिन सबके त्वचा का रंग, सबके चेहरे की रचना, सबकी ऊंचाई, आंखों का रंग, हाथ के अंगूठे की रचना और अपने आप परिसर में देखते होंगे एक ही प्रजाति में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं कि किस कारण से होती है। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा है कि ऐसा हेरिडिटी के कारण होता है। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इस पाठ में आनुवांशिकता और परिवर्तन में हम वंशागति, जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और दूसरा आनुवांशिकता लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण, जिसको हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर अपीयरेंस बोलते हैं, और मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले रोग, डिजीज ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में सीखेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे बच्चों, आपको हम वंशागति क्या क्या बताएंगे इस पाठ में, ये वंशागति के बारे में बताएंगे, और आनुवांशिकता लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण के बारे में बताएंगे। आगे की जो टॉपिक है बच्चों, मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत है, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले रोग है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम सबसे पहले वंशागति क्या है बच्चों, इनहेरिटेंस क्या है। सभी सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, इसका सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से जनुकों, जिसको जीन्स बोलते हैं, का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है, और इस शाखा को हम आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स कहते हैं। बच्चों, पुनरुत्पादन प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है, और यह संतति अपने जनकों से कुछ सूक्ष्म भेदों को छोड़कर लगभग मिलती जुलती है। जो अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया से निर्मित सजीवों में सूक्ष्म भेद होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन से पुनरुत्पादित सजीवों के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक अंतर होता है। जो अलैंगिक है उसमें कम अंतर होता है, और जो लैंगिक है उसमें अधिक अंतर होता है। जैसे चेहरे की रचना है बच्चों, देखिए चेहरे की रचना है, यहाँ पर नाक और होठों की रचना है, यहाँ पर कान की रचना है, यहाँ पर कपाल पर बालों का कोण है। इस चेहरे के कुछ रचनात्मक अंतर हैं। ऐसा सभी में होता है। ऐसा क्या होता है, सभी में होता है। ये अफेक्टेड फादर है माता पिता में, और ये अनअफेक्टेड मदर है। ये देखिए इनहेरिटेंस में ये ह्यूमन सेल्स है, कैसे है बना हुआ है ये मानव। तो बच्चों, पुनरुत्पादन प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है। जो समानता असमानता की बात यहाँ पर आई, अलैंगिक में कम होती है असमानताएं, और जबकि लैंगिक में क्या होती है, थोड़ा ज्यादा होती है। आनुवांशिकता क्या है बच्चों, हेरिडिटी माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। इसीलिए कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान, कबूतर के बच्चे कबूतर के समान,
तो मानव की संतान क्या होती है बच्चों? मानव के समान होती है। देखिए ये वाई वाई है, ये भी वाई वाई है। ये क्रोमोसोम्स की जोड़ियां हैं, बताई गई हैं। ये माता पिता के गुण हैं। जो माता पिता की शारीरिक रचना जैसी होगी वैसे बच्चों की भी होती है। जैसे कबूतर के बच्चे बोला गया है चिड़िया जैसी, माने सब अपने जैसे ही लोगों को जन्म देते हैं, वही कहलाती है हेरिडिटी। उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण कैसे हम करते हैं बच्चों? ये देखिए आनुवांशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण। आपकी जैसे माता पिता और संतान है। देखिए माता पिता है, ये संतान है, तो इन दोनों में बहुत अधिक समानता होती है संतान में। फिर भी इनमें से छोटे भेद दिखाई देते हैं। यह समानताएं और भेद किसके कारण होते हैं बच्चों? ये समानताएं और भेद आनुवांशिकता के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? आनुवांशिकता के कारण होते हैं। आनुवांशिकी की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे ये काम करता है? तो बच्चों ये जानकारी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो डीएनए होता है, डीएनए में संग्रहित होती है। डीएनए के जिस खंड में विशिष्ट प्रथिन संबंधी संपूर्ण जानकारी संग्रहित की जाती है, उस खंड को हम उस प्रथिन का जनुक कहते हैं, जिसको जीन्स बोलते हैं। और इन प्रथिनों का सजीवों के लक्षण से संबंध भी होता है। जैसे एक पेड़ पौधा ले लो, ये वनस्पतियां दी गई बच्चों। देखिए प्लांट है, ये भी प्लांट है और ये भी प्लांट है। तो वनस्पतियों की लंबाई में होने वाली वृद्धि भी क्या होती है? वनस्पति में वृद्धि संप्रेरक होते हैं। वृद्धि क्या होती है? संप्रेरक होते हैं। मतलब इनकी लंबाई वृद्धि भी वृद्धि संप्रेरकों के अनुपात पर निर्भर होती है। और संप्रेरकों का जो प्रमाण संबंधित प्रकीर्ण की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। कार्यक्षम प्रकीर्ण अधिक मात्रा में संप्रेरक की निर्मित करते हैं और इसी कारण जो होते हैं इसकी वनस्पतियों की लंबाइयां जो होती है वो बढ़ती हैं। लेकिन अगर बच्चों जो प्रकीर्णों की कार्य क्षमता है अगर वो कम हो जाएगा तो संप्रेरक कम अनुपात में बनते हैं और उसी प्रकार से वनस्पतियों की वृद्धि में भी बाधा आ जाती है। वनस्पतियों की वृद्धि भी नहीं हो पाती है। आगे हम लोगों को क्रोमोसोम्स, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र, ये देखिए सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले जो घटक होते हैं उनको हम गुणसूत्र कहते हैं। वह प्रमुख रूप से केंद्रकामल और प्रथिनों से बना होता है। कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र, ये सबके क्रोमोसोम्स है बच्चों, प्रत्येक गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। कोशिका विभाजन की व्यवस्था में यह बेलनाकार दिखती है। ये गुणसूत्र भुजा है, ये पी भुजा है, ये गुणसूत्र बिंदु है, ये क्यू भुजा है। प्रत्येक गुणसूत्र पर एक संकीर्ण भाग होता है जिसके हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं अथवा गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इस कारण गुणसूत्र के दो भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को हम अर्धगुणसूत्र बोलते हैं। विशिष्ट गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का स्थान निश्चित होता है। इस कारण गुणसूत्रों के जो प्रकार है बच्चों, गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम जो डीएनए से बना होता है। ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? गुणसूत्रों के चारों प्रकार, ये चारों प्रकार ये 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मध्य केंद्री, नंबर 2
उपमध्य केंद्री, नंबर 3 अग्र केंद्री और नंबर 4 अत्य केंद्री। ये गुणसूत्रों के 4 प्रकार हैं। इन गुणसूत्रों के चारों प्रकार हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुणसूत्रों के ये 4 प्रकार हैं। ये चारों प्रकार में ये मध्य केंद्री इसको बोलते हैं। मेटासेंट्रिक जो बोलते हैं उसको मध्य केंद्रिक बोलते हैं। ये देखिए मध्य केंद्री ये भी है। इसका जो आकार होता है बच्चों, देखिए यहाँ भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। ये देखिए इसका आकार इस प्रकार से होता है। इंग्लिश लेटर जो होता है वी की तरह होता है। इसके अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच होता है। ये देखिए गुणसूत्र के क्या होता है? बीचों बीच होता है। और दूसरा जो है उपमध्य केंद्री, सब मेटासेंट्रिक। ये देखिए सब मेटासेंट्रिक है। ये देखिए इधर इधर दोनों भी बराबर लगते हैं। ये एक तरफ बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है। इन गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य के आसपास होते हैं। यह गुणसूत्र अंग्रेजी अक्षर ये देखिए उपमध्य केंद्री अंग्रेजी अक्षर के एल जैसा दिखता है। अंग्रेजी अक्षर के क्या दिखता है? एल जैसा दिखता है। इनमें एक अर्थ गुणसूत्र, ये देखिए एक साइड बड़ा होता है और एक साइड छोटा होता है। इनमें एक अर्थ गुणसूत्र दूसरे से थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरा जो है अग्र केंद्री, अग्र केंद्री है। इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे के पास होता है। देखिए गुणसूत्र के सिरे के क्या होता है? पास होता है। यह गुणसूत्र अंग्रेजी अक्षर जे जैसा दिखता है। अंग्रेजी अक्षर जे बनाओ, ऐसा देखो जे जैसा दिखता है। इसमें एक अर्ध गुणसूत्र बहुत ही बड़ा, तो दूसरा क्या होता है? देखिए एक वाला ये बड़ा है इधर और एक वाला इधर क्या है? एकदम छोटा है। अत्य केंद्री चौथा है। अत्य केंद्री टेलोसेंट्रिक जिसको हम बोलते हैं। ये वाला देखिए एक गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक ही सिरे पर होता है। देखिए गुणसूत्र के एक ही सिरे पर है, दूसरे सिरे पर नहीं है। और यह अंग्रेजी अक्षर आई जैसा दिखता है। ये देखिए आई जैसा दिखता है। इनमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? एक ही गुणसूत्र होता है, एक तरफ कुछ है ही नहीं। तो सामान्य रूप से कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ियां होती हैं। समान आकार और रचना वाली गुणसूत्रों की जोड़ी को समजात गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों की रचना और आकार समान न हो तो ऐसे गुणसूत्रों को हम विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में गुणसूत्रों की एक जोड़ी अन्य जोड़ियों की अपेक्षा अलग होती है। इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र तथा अन्य सभी गुणसूत्रों को अलिंग सूत्र कहते हैं। कुछ सजीवों की गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, जो हम अपने सजीव हैं उनकी हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। केकड़ा में 200 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मकई में 20 होती है। मेढक में 26 होती है। गोल क्रीम में 4 होती है। आलू में 48 होती है। और मानव में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। मानव में कितने होते हैं? 2। सबसे ज्यादा केकड़ा में होती है गुणसूत्रों की संख्या 200 बच्चों। कितनी होती है? 200। तो हमने देखा गुणसूत्र और गुणसूत्र के प्रकार। 4 गुणसूत्र के प्रकार थे: मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, अग्र केंद्री और अत्य केंद्री। और कुछ सजीव देखा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या देखा, जिसमें मानव के गुणसूत्र क्रोमोसोम देते 46 से 23 की जोड़ियां रहती हैं। आगे हम डीएनए और आरएनए, जिसको हम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये सभी गुणसूत्र हमने आपको बताया कि प्रमुख रूप से डीएनए से ही बने होते हैं। अब इसकी खोज कौन किया, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड,
हम्फ्री ने कहा कि गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से बने होते हैं। सन 1869 में श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन करते समय स्विस जैव रासायनिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक नीशर, ये देखिए नाम इनका, फ्रेडरिक नीशर, सबसे पहले इन्होंने खोज किया था इस अम्ल की, डीएनए की। यह अम्ल प्रथम केंद्रक में मिला, इसलिए इसका नाम केंद्र का मल रखा गया और कोशिका के अन्य भागों में भी पाया जाता है। तो डीएनए के अणु विषाणु जीवाणुओं से लेकर मनुष्य तक सभी सजीवों में पाया जाता है। यह अणु कोशिकाओं का कार्य, वृद्धि और विभाजन माने प्रजनन नियंत्रित करते हैं। इसी कारण इन्हें प्रधान अणु भी कहते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। डीएनए अणु का प्रत्येक धागा न्यूक्लियोटाइड, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड नामक अनेक छोटे अणुओं से बना होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से एडेनिन और तथा स्वाइमिन को फ्यूरिन्स, तो साइटोसिन व थाइमिन को पिरिमिडिन्स कहते हैं। डीएनए बच्चों अणु की रचना सभी सजीवों में, ये देखिए सभी सजीवों में एक जैसी होती है। 1953 में वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक हैं, वाटसन और क्रिक ने इस अणु की रचना की प्रतिकृति तैयार की और इस प्रतिकृति में न्यूक्लियोटाइड के 2 समांतर धागे एक दूसरे के साथ लपेटे हुए होते हैं। 2 समांतर धागे एक दूसरे के साथ लपेटे हुए होते हैं। इसको द्विसर्पिल रचनाकार भी बोलते हैं। इस रचना की तुलना निचोड़ी हुई लचीली सीढ़ी से की जाती है। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से इससे करते हैं। बच्चों न्यूक्लियोटाइड की रचना शर्करा के एक अणु से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अणु और एक फास्फोरिक अम्ल का एक अणु जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होने के कारण न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड की रचना श्रृंखला जैसी होती है। डीएनए के 2 धागे यानी सीढ़ी के नमूने को 2 खंभे, ये सीढ़ी के नमूने हैं ना, ये देखिए सीढ़ी के नमूने जैसे हैं ये 2 खंभे। प्रत्येक खंभ बारी बारी से जुड़े हुए शर्करा के अणु और फास्फोरिक अम्ल से बनता है। सीढ़ी का प्रत्येक पायदान हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की जोड़ी होती है, हमेशा एडेनिन की थाइमिन से और ग्वानिन की साइटोसिन से जुड़ी होती है। किसकी बच्चों? एडेनिन की थाइमिन से और ग्वानिन की साइटोसिन से। ग्वानिन की किससे होती है? साइटोसिन से होती है। आगे है जनुक, जिसको जीन बोलते हैं। ये देखिए प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है बच्चों, इसमें हमने कहा ना कि 46 जोड़ियां होती, क्रोमोसोम्स होते हैं मानव में, तो प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए के अणु से बने होते हैं बच्चों। एक ही डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। डीएनए अणु में होने वाली न्यूक्लियोटाइड की विविधतापूर्ण रचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जनुक बनते हैं। डीएनए की रचना इस प्रकार से होती है। जनुक कोशिकाओं और शरीर की रचना पर और कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। उसी प्रकार के आनुवांशिक लक्षण माता और पिता से उनकी संतान तक संक्रमित करते हैं, इसलिए उन्हें आनुवांशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। यही कारण है कि बच्चों माता पिता और उनके बच्चों में समानता पाई जाती है। कहे ना भी कि माता पिता में उनके चेहरे, उनके ओंठ, उनके नाक, उनके कान, कहते हैं ना किस पर गया है। जब बच्चा पैदा होता है ना तभी लोग कहते हैं इस पर किस पर गया, मतलब यही किस पर, आनुवांशिकता के कारण ऐसा है बच्चों। तो जनुकों में प्रथिनों की निर्मित विषय में जानकारी हम इससे संग्रहित करते हैं। आगे है कि डीएनए की रचना कैसी है बच्चों। ये डीएनए की रचना है।
तो विश्व भर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर मानव जनों पर कार्य किया है। सन 2000 में इस प्रकल्प के कर्ताओं और सेलोरा जीनोमिक्स कॉर्पोरेशन अमेरिका स्थित निजी उद्योग ने संयुक्त रूप से मानवीय जनकों के डीएनए अणुओं का संपूर्ण क्रम और प्रारूप के खोज की घोषणा की है। इस प्रकल्प से प्राप्त जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों ने मानवीय जनकों की संख्या लगभग 20,000 से 30,000 होती है निश्चित किया है। तो बच्चों ये देखिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की जोड़ियां हैं। एडेनिन थाइमिन एक साथ काम करता है, ग्वानिन और साइटोसिन एक साथ करता है, शर्करा में फास्फोरिक अम्ल से बनी ये रीढ़ होती है। इस प्रकार से डीएनए की जो है रचना दिखाई गई है। ये क्या है बच्चों? डीएनए की रचना। तो डीएनए प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु से बना होता है बच्चों। आगे हम आपको आरएनए, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है बच्चों, ये देखिए आरएनए कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है। यह अम्ल राइबोस, शर्करा, फास्फेट के अणु और ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन व यूरासिल इन 4 नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का अणु तथा एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है। राइबोस शर्करा, फास्फेट अणु तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के अणु से बना होता है। इनके यौगिक से न्यूक्लिक एसिड की श्रृंखला की एक कड़ी अर्थात न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसी अनेक कड़ियों के जोड़ से आरएनए का एक महाअणु बनता है। उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार आरएनए जो होता है बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साइटोसिन है या क्वेनिन है, एडेनिन है और ये यूरासिल है। ये देखिए चारों दिखाए गए इधर। चार नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का एक अणु और ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है। इसके जो आरएनए के प्रकार है बच्चों, आरएनए के हमने 3 प्रकार बताया है। ये देखिए आरएनए के 3 प्रकार, कार्यप्रणाली के अनुसार आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है राइबोसोमल आरएनए। ये देखिए 3 टाइप्स। ए राइबोसोमल है, ए राइबोसोम से। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है बच्चों? यह राइबोज के घटक आरएनए का अणु होता है और राइबोसोम प्रथिन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा जो है मैसेंजर आरएनए होता है बच्चों, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कोशिका केंद्रक में स्थित जनकों के अर्थात डीएनए की श्रृंखला पर प्रथिनों की निर्मित संबंधी संदेश, प्रथिनों की निर्मित करने वाले राइबोसोम्स तक लेकर जाने वाला दूत अणु इसको बोलते हैं। मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। तीसरा होता बच्चों ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? एमआरएनए से मिलने वाले संदेश के अनुसार अमीनो अम्लों के अणुओं का राइबोसोम्स तक लाने वाला आरएनए का अणु होता है। ये देखिए एमआरएनए है पहला, और दूसरा है आरएनए है, और तीसरा है टीआरएनए। तीसरा है टी फॉर ट्रांसफर, और यहाँ से ये मैसेंजर है और ये क्या है? राइबोसोम्स है। इस प्रकार से ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जो हम लोगों ने अब तक चर्चा किया। हमने क्या क्या इस वीडियो में पार्ट 1 में देखा है बच्चों? वंशागति देखा,
माने हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन आवश्यक है। चेहरे की समानता, नाक होठों की रचना, चेहरे के कुछ रचनात्मक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। अलैंगिक में बहुत कम भिन्नता पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे में है, और लैंगिक में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। अनुवांशिकता जैसे माता पिता के हो गए वैसे बच्चों का माने चेहरा जैसा होता है, गुणधर्म होता है। अनुवांशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण के बारे में देखा। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों की 4 प्रकार हम लोगों ने देखा: मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, अग्र केंद्री और अंत्य केंद्री। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा कि गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से ही बने होते हैं, और सबसे पहले जो खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम फ्रेडरिक मीसर था। जनुक जीन्स के बारे में देखा, प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए के अणु से बने होते हैं। आरएनए के बारे में भी हम लोगों ने देखा। कार्यप्रणाली के अनुसार आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत और गुणसूत्रों की असमानता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।